दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी के एंड में आप लोगों को गेस करके बताना है कि ये कहानी किसके रिगार्डिंग थी, कौन से वेब सीरीज कौन से मूवी की कहानी थी। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि यूपी के एक शहर में एक बहुत बड़े बाहुबली गैंगस्टर रहा करते थे। वो मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सारे क्राइम्स किया करते थे। उनका दबदबा उस शहर में इतना ज़्यादा था कि बिना उनके इजाज़त के वहाँ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता था। एक बहुत लंबा समय वो क्राइम वर्ल्ड में बिताने के बाद जब उन्हें ये बात समझ में आई कि रियल पावर तो क्राइम वर्ल्ड में नहीं बल्कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में है, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना नाम आजमाया और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए। इसी कहानी का एक और कैरेक्टर है, वो है इस गैंगस्टर का बेटा। वो भी अपने पिताजी के जैसे ही बाहुबली गैंगस्टर बनना चाहता है और अपने पिताजी के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। ये थी पूरी कहानी का प्लॉट। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये कहानी कौन से वेब सीरीज और कौन से मूवी की है। अगर आप लोग ने गेस किया है मिर्जापुर तो आप लोग एकदम सही हैं। ये कहानी बिल्कुल पूरी मिर्जापुर की ही थी, लेकिन ये जो कहानी है वो सिर्फ मिर्जापुर की नहीं बल्कि हमारे रियल वर्ल्ड की कहानी भी है, जो फिलहाल यूपी के इलाहाबाद शहर में एग्जैक्ट रेप्लिकेट हो रही है। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, मालिक हैं उस शहर के। कालीन भैया, किंग ऑफ मिर्जापुर। गाना बजाओ। हम करते हैं भोसड़ी के, तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। यूपी के इलाहाबाद शहर में एक बहुत बड़े बाहुबली गैंगस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था आतिश अहमद। ये भी बिल्कुल मिर्जापुर के कालीन भैया की तरह मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन ये सारे क्राइम्स किया करते थे। इनका दबदबा यूपी में इतना ज़्यादा हो गया था कि बिना इनके इजाज़त के वहाँ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता था। इन्होंने भी पॉलिटिक्स में अपना नाम आजमाने की कोशिश की और 5 बार लगातार ये एमएलए भी बने इलाहाबाद की सीट से। इनके भी एक बेटे थे जिनका नाम था आज़ाद अहमद और वो भी अपने पिताजी की तरह ही एक बाहुबली गैंगस्टर बनना चाहते थे और वो भी इसी रास्ते में चल रहे थे। लेकिन हमारी रियल लाइफ और हमारी इस मिर्जापुर की कहानी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मिर्जापुर के कहानी में ये बाहुबली गैंगस्टर अभी तक जिंदा है, लेकिन हमारे रियल लाइफ की स्टोरी में ये बाहुबली गैंगस्टर की हत्या हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। आतिश अहमद को पिछले सैटरडे को गोली मार के हत्या कर दी गई जब वो पुलिस के कस्टडी में थे। 17 पुलिस वाले उनको घेरे हुए थे, पूरी मीडिया मौजूद थी। इसके बीच में 3 टीनेजर्स अपने गाड़ी से उतरते हैं और बंदूक तानकर उनके ऊपर बंदूक से गोलियां फायर करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तीनों टीनेजर्स ने गोली मारने के बाद भागने की कोशिश नहीं की बल्कि पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दिया। आतिश अहमद के बेटे आज़ाद अहमद का भी 2 दिन पहले ही पुलिस ने इनकाउंटर किया था, क्योंकि पुलिस की नज़रों में वो एक गैंगस्टर थे और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अब ये बात याद रखिएगा कि आतिश अहमद कोई मामूली गुंडे नहीं थे बल्कि इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसके नाम से पूरा इलाहाबाद कांपा करता था। मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे 160 प्लस केसेस इनके ऊपर चल रहे थे। और आतिश अहमद के बारे में एक खास बात यह है कि जब आतिश अहमद को पुलिस स्टेशन से कोर्ट लेके जाया गया और हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इसके बीच में मीडिया के इंटरेक्शन के दौरान इन्होंने कई बार ये बात कही है कि पुलिस के वजह से इनके ऊपर इनका जान का खतरा है और पुलिस इनका मर्डर करवाना चाहती है। ये कहना था आतिश अहमद का मीडिया के सामने। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे। हाँ। और निपटा देंगे। हाँ। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का। अब जिस दिन इनका मर्डर हुआ उस दिन योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम भी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से वहां पे लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और लोगों को भीड़ में इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया ताकि यूपी की पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये आतिश अहमद थे कौन, इनका क्रिमिनल करियर क्या था, इनका पॉलिटिकल करियर क्या था और किस तरीके से ये इलाहाबाद के इतने बड़े बाहुबली गैंगस्टर बने। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहुबली गैंगस्टर में और नॉर्मल गैंगस्टर में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल गैंगस्टर वो गैंगस्टर होता है जो कि क्राइम करने के बाद जिसके ऊपर केसेस चलते हैं और वो पकड़ा जाता है, लेकिन यूपी की भाषा में बाहुबली गैंगस्टर उसे कहा जाता है जिसके ऊपर केसेस तो चलते हैं, जो कि क्राइम तो करता है लेकिन एक भी केसेस उसके ऊपर साबित नहीं हो पाते।
उसे कहते हैं बाहुबली गैंगस्टर। तो आतिश अहमद भी इनमें से ही एक थे। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं इन सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारे चैनल में ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट आता है वीडियो के एंड में तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले ये समझते हैं कि आतिश अहमद का अर्ली लाइफ क्या था, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। आतिश अहमद का जन्म 1962 में इलाहाबाद शहर में हुआ था। आतिश अहमद के जो पिताजी थे ये कोई बहुत बड़े में नहीं बल्कि बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे। इनके पिताजी ये घोड़ा गाड़ी चलाने का काम किया करते थे, मतलब कि हॉर्स कार ड्राइवर थे। आतिश अहमद ने अपना बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बिताया था। आतिश अहमद की शादी भी हुई थी शाइस्ता परवीन से और इनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे अभी फिलहाल पुलिस के कैद में हैं, मतलब कि जेल में हैं, और एक बच्चे का मर्डर किया जा चुका है। और उनमें से जो उनके बाकी 2 बच्चे बचे वो एक 9th स्टैंडर्ड में है और एक 12th स्टैंडर्ड में है। आतिश अहमद को जब गोली मार के उनकी जान ले ली गई उस समय उनकी एज 61 ईयर्स ऑफ एज थी और उन्होंने MIC से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। आतिश अहमद 10th तक एक बार भी फेल नहीं हुए थे, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में ये 2 बार फेल हुए थे। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग भी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली। अब बात करते हैं आतिश अहमद के क्रिमिनल करियर के बारे में। आतिश अहमद का क्रिमिनल करियर 1979 में शुरुआत होता है, जब वो 17 साल के थे और उनके ऊपर सबसे पहला ही केस मर्डर का लगता है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि आतिश अहमद यूपी के सबसे पहले गैंगस्टर थे जिनका नाम गैंगस्टर एक्ट में सबसे पहले शामिल किया गया था। शुरुआती दिनों में अपने क्रिमिनल करियर के दौरान आतिश अहमद कोयला चोरी किया करते थे ट्रेनों से। उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से इन्होंने क्रिमिनल वर्ल्ड में अपनी पहुंच बनानी स्टार्ट की, तो कोयला चोरी के बाद ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को धमकी देने लगे कि जितने भी रेलवे का जो स्क्रैप मटेरियल होता है उसका टेंडर उनके चुने गए बिजनेसमैन को दिया जा सके, ताकि उनसे उनको और ज़्यादा फायदा हो सके। धीरे धीरे करके कोयला चोरी से लेके फिर लोगों को धमकाना गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लेके, उसके बाद उन्होंने अपना एक गैंग बनाना चालू किया और एक नेटवर्क बनाना चालू किया इलाहाबाद में, ताकि वो वहाँ के होल एंड सोल गैंगस्टर बन सकें। जैसे जैसे आतिश अहमद का नाम क्रिमिनल वर्ल्ड में ऊपर पहुंचते जा रहा था, उसी तरीके से उनकी फैमिली की जो रेपुटेशन थी वो एक गरीब फैमिली से लेके यूपी के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों के फैमिली में भी आने लगी। आतिश अहमद एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, किडनैपिंग ऐसे सारे क्राइम्स किया करते थे और इसके रिगार्डिंग 160+ केसेस उनके ऊपर फाइल्ड हैं, जिनमें से उनके मौत के दौरान सिर्फ एक केस ही साबित हुआ था। आतिश अहमद अपने क्रिमिनल करियर के शुरुआत में एक चांद बाबा नाम के गैंगस्टर के नीचे काम किया करते थे। चांद बाबा वही गैंगस्टर थे जो कि इलाहाबाद के सबसे बड़े गैंगस्टर माने जाते थे और कहते थे लोग कि जिस एरिया में चांद बाबा रहते थे वो उस एरिया में पुलिस कभी भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। चांद बाबा को एक बार जब एक इंस्पेक्टर ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, उस समय चांद बाबा तो वहां बच के निकल गए, लेकिन उसी रात चांद बाबा ने अपने लोगों के साथ उस पूरी चौकी को, उस पूरे पुलिस स्टेशन को घेर दिया था। इतना खौफ था चांद बाबा का। शुरुआती दिनों में आतिश अहमद इन्हीं चांद बाबा के नीचे काम किया करते थे और इन्होंने ही आतिश अहमद को मर्डर करना, एक्सटॉर्शन करना, किडनैपिंग करना, ये सारी चीज़ों की तालीम दी थी, ये सारी चीज़ें सिखाई थी। इन शॉर्ट कह सकते हैं आप कि आतिश अहमद के गुरु जो थे वो चांद बाबा ही थे। चांद बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी पहचान दिल्ली तक जाती थी और इनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिशियंस का हाथ भी था। लेकिन 1989 में जब आतिश अहमद ने ये निर्णय ले लिया कि अब वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे, तो जिस समय वो MLA की सीट से लड़ रहे थे इलाहाबाद की सीट से, तो उनके ऑपोजिशन पार्टी में चांद बाबा ही खड़े थे। लेकिन किस्मत से आतिश अहमद ये इलेक्शन को जीत जाते हैं और उनके जीतने के कुछ दिन बाद ही आतिश अहमद चांद बाबा का मर्डर करवा देते हैं। और उनके मर्डर के बाद जो उनका एकमात्र राइवल था और जो उनके गुरु भी थे चांद बाबा, जिनका नाम शौकत इलाही था, उनके मर्डर के बाद आतिश अहमद पूरे इलाहाबाद का होल एंड सोल बाहुबली गैंगस्टर बन जाता है। तो ये था आतिश अहमद का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब जरा बात करते हैं कि ये क्रिमिनल, ये बाहुबली गैंगस्टर पॉलिटिक्स में किस तरीके से एंट्री लेता है। तो 1989 में आतिश अहमद का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है। 1989 में सबसे पहली बार 27 साल की उम्र में आतिश अहमद MLA के पोजीशन के लिए लड़ रहा था इलाहाबाद के सीट से और उनके अपोजिशन पार्टी में उनके खुद के गुरु, उनके खुद के राइवल चांद बाबा खड़े थे और वो इलेक्शन जीतने के बाद आतिश अहमद चांद बाबा को गोली मरवा के उनका मर्डर करवा देता है। लगातार 5 साल MLA बना आतिश अहमद इलाहाबाद की सीट से, 3 बार खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
की तरह खड़ा होकर वो 3 बार लगातार जीता। चौथी बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्हें इलाहाबाद की टिकट दी गई। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चौथी बार जीता। 5वीं बार भी वो समाजवादी पार्टी के साथ जीता और 6वीं बार 2004 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया लोकसभा का इलेक्शन जीतने के बाद फूलपुर के सीट से। अब ये फूलपुर का जो सीट था ये कोई मामूली सीट नहीं थी, बल्कि ये वही सीट है जिससे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जीतकर पार्लियामेंट में गए थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर आतिश अहमद के पॉलिटिकल करियर का पूरा सार निकाला जाए तो ये एक ऐसा गैंगस्टर था जो कि 5 बार लगातार एमएलए की सीट अपने इलाहाबाद शहर से लगातार जीता था। मतलब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नहीं होता है। 2004 में जब आतिश अहमद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो उसने अपने एमएलए की सीट अपने छोटे भाई अशरफ अहमद को दे दी और फिर से री इलेक्शंस हुए और 2004 के री इलेक्शंस में अशरफ अहमद के सामने compete कर रहे थे राजू पाल, जो कि वहां का एक लोकल गुंडा ही था, एक लोकल गैंगस्टर ही था। लेकिन अशरफ अहमद और राजू पाल के बीच में राजू पाल बाजी मार लेता है और वो ये जो इलेक्शंस होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन ये बात अशरफ अहमद और आतिश अहमद को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है और जब 2004 में जिस समय वो राजू पाल इलेक्शन जीता था उसके 8 महीने के अंदर अंदर राजू पाल जब रिपब्लिक डे बनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे अपने लोगों के साथ तो उन्हें गोली मार के उनकी हत्या करवा दी जाती है। और इस पूरे क्राइम में सबसे प्राइम अक्यूज थे आतिश अहमद, उनके भाई अशरफ अहमद और उनके बेटे आज़ाद अहमद, और भी 6 लोगों का नाम इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो मर्डर वाला केस है वो और ज्यादा पेचीदा तब होता है जब राजू पाल के मर्डर का एकमात्र गवाह उमेश पाल को भी 2022 में आज़ाद अहमद जो कि आतिफ अहमद के बेटे थे वो गोली मार के बॉम्ब मार के उमेश पाल जो कि एकमात्र एविडेंस थे राजू पाल के क्रिमिनल केस का उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। तो ये पूरी इनका पॉलिटिकल करियर, इनका क्रिमिनल करियर के बारे में था आतिश अहमद के। अब जरा बात करते हैं कि आतिश अहमद को नेशनल अटेंशन कब और कैसे मिली। आतिश अहमद को सबसे पहली बार नेशनल अटेंशन मिलता है 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के दौरान। उस समय कुछ इस तरीके से माहौल था कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सरकार बनके वो अपनी सरकार चला रहे थे। लेकिन उस समय पे एक खबर निकल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से अपना सपोर्ट हटाने वाली है और बहुजन समाज पार्टी अपना सपोर्ट बीजेपी को देने वाली है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आतिश अहमद उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के एक मेंबर थे, लेकिन जब लोगों को बात पता चली कि समाजवादी पार्टी से अपना सपोर्ट बीएसपी हटा के बहुजन समाज पार्टी हटाकर बीजेपी को देने वाली है और उनके सरकार को गिराना चाहती है, तो इससे समाजवादी पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे उनका दिमाग पूरी तरीके से फिर गया। और 1995 में बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर्स थे जब वो लखनऊ के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे तो उस पूरे गेस्ट हाउस को समाजवादी पार्टी के सारे मेंबर्स घेर लेते हैं और उनकी लीडर मायावती के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इस पूरे कांड में जो सबसे प्राइम एक्यूज निकल के आ जाते हैं वो है आतिश अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद। और ये सबसे पहली बार होता है जब आतिश अहमद को एक नेशनल अटेंशन मिलती है क्योंकि वो एक पार्टी को गुंडे की तरह पूरी तरीके से घेर कर उन पर हमला कर रहे थे, उस पूरे गेस्ट हाउस को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंड टाइम जब आतिश अहमद को नेशनल अटेंशन मिलती है वो है 2012 के इलेक्शंस के दौरान जब वो जेल में था और जेल में रहते हुए उसने इलेक्शंस के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और उसने इलाहाबाद के हाई कोर्ट से अपील की थी कि उसे बेल दी जा सके ताकि वो अपने कैंपेन को रन कर सके, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सके अपने इलेक्शंस के लिए। लेकिन 10 हाई कोर्ट के जजेस ने उनकी जो अपील थे उसको सुनने से ही मना कर दिया। वो इतना ज़्यादा डर गए थे और जब 11वें जज ने जब ये आतिश अहमद की जब ये जो अपील इन्होंने सुनी तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब आपको बेल मिल रही है, आप जा सकते हैं। उनको बेल उनकी मंजूर कर दी। अब ये बात अलग है कि आतिश अहमद 2012 का इलेक्शन राजू पाल के वाइफ के सामने, पूजा पाल के सामने हार जाते हैं, लेकिन इससे दिखता है कि आतिश अहमद का कितना ज़्यादा खौफ था। अब बहुत सारे एलिगेशंस और लगते हैं, बहुत सारे और केसेस रजिस्टर होते हैं आतिश अहमद के नाम पे। उनमें से सबसे फेमस आता है 2017 का केस जब आतिश अहमद के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो मदरासा गैंग रेप के जो आरोपी थे उन्हें उसने हिफाजत में रखा है, उन्हें प्रोटेक्शन दे के रखी है। इस बात से पूरी जनता भड़क जाती है और उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से आतिश अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को सरेंडर करना पड़ता है। आतिश अहमद के ऊपर और भी ज़्यादा एलिगेशन है कि आतिश अहमद जेल में रहते हुए एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर मोहित जायसवाल को किडनैप कर लेते हैं और जेल के अंदर बुलाकर पेपर साइन करवाते हैं। ये सारे आरोप थे आतिश अहमद के ऊपर जो कि मोहित जायसवाल ने खुद लगाए हैं। ये पूरी कहानी थी आतिश अहमद के क्रिमिनल करियर के बारे में, पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनको किस तरीके से नेशनल अटेंशन मिली और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस कर ली।
अब जरा बात करते हैं कि आतिश अहमद का इनकाउंटर किस तरीके से हुआ। तो इस सैटरडे को आतिश अहमद जब अपने भाई अशरफ अहमद के साथ एक किडनैपिंग केस में पुलिस के हिरासत में थे और वो हॉस्पिटल जा रहे थे अपने रूटीन चेकअप के लिए ताकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा जा सके, उस दौरान उनको पूरी मीडिया घेरे हुई थी और 17 के 17 पुलिस कर्मचारी उनके आजू बाजू थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उसी दौरान 3 नौजवान अपने गाड़ी से निकलते हैं, बंदूक निकालते हैं और तीनों को गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं, दोनों की हत्या कर देते हैं। इस तरीके से आतिश अहमद और अशरफ अहमद को जान से मार दिया जाता है। अब लोगों का ओपिनियन इसमें 2 तरीके का है। सबसे पहला कि जो लोकल पीपल है यूपी के, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो पूरा किया, वो इनको मिट्टी में मिला रहा है, पूरे ये जो माफिया थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और लोकल पीपल इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस काम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप न्यूज़ की बात मानेंगे और अगर आप बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की बात मानेंगे तो वो इसको एक बहुत गंदा स्टेप बताया जा रहा है। वो ये नाम लगा रहे हैं कि इनकी जो गवर्नमेंट है, इनका जो पुलिस प्रशासन का जो तरीका है उसके अंदर लूप होल है कि पुलिस को सिक्योरिटी के दौरान भी एक इंसान को गोली मार के हत्या किस तरीके से की जा सकती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसके अंदर जो भी काम किया जा सका है ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था। जिस तरीके से इनका इनकाउंटर किया गया है पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था और ये एक साजिश थी जिसे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आतिश अहमद को एज ए पॉलिटिकल लीडर की तरह दर्शा रहे हैं, ना कि एक गैंगस्टर की तरह। वो आतिश अहमद की गैंगस्टर की छवि को पूरी तरीके से मिटाना चाहते हैं। और मैं आपके सामने कुछ आर्टिकल्स पेश कर रहा हूं, जरा आप इनको देखिए और आप खुद बताइए कि ये जो पॉलिटिक्स, ये जो न्यूज़ कर रही है, ये सही कर रही है कि गलत कर रही है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या टेक है आतिश अहमद के मौत के रिगार्डिंग, कि आतिश अहमद के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ, कि इसको लीगल तरीके से पनिशमेंट दी जा सकती थी, जो भी किया गया वो प्लान था कि प्लान नहीं था। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपके कमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूं और वेट कर रहा हूं। प्लीज नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, जानता हूं कि वीडियो बहुत टाइम पीरियड के बाद डाल रहा हूं, थोड़ी मजबूरी थी क्योंकि फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं था वो टाइम पे। सेकंड चीज़ कि मुझे अपने पढ़ाई के एग्जाम्स भी देने थे, अपना थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगाना था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया था अपने चैनल के वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी को। लेकिन मैंने फिर से रीगेन किया है, अपनी मोमेंटम को मैं रीगेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार आपके वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहूँगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप मुझे अपने ओपिनियंस बताइए एक केस के ऊपर कि आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बेबी। सी यू सून। बाय बाय, सायोनारा।